हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी जीके मैथ्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेके आता हूं और वह किसी न किसी परीक्षा से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न को वर्णन करने के बाद आपको कई सारे प्रश्नों की जानकारी मिल जाती है। तो लेट नहीं करते हुए हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट प्रश्न लिखा गया है, पृथ्वी के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। ए नंबर है पारिस्थितिकी, बी नंबर है जीव विज्ञान, सी नंबर है आचार शास्त्र, डी नंबर है भूगर्भ शास्त्र। तो इसका आंसर हो जाएगा भूगर्भ शास्त्र। क्या हो जाएगा? भूगर्भ शास्त्र हो जाएगा। पृथ्वी के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो भूगर्भ शास्त्र के नाम से जाना जाता है। आइए कुछ इससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट बातों की जानकारी लेते हैं। पृथ्वी के अंदर की संरचना का अध्ययन भूगर्भ शास्त्र में किया जाता है। याद रखेंगे। इकोलॉजी में जैव और अजैव घटक का अध्ययन किया जाता है। याद रखेंगे कि इकोलॉजी में जैव और अजैव घटक का अध्ययन किया जाता है। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। बायोलॉजी का जनक अरस्तु को माना जाता है। इसके अंतर्गत प्राणी का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। याद रखेंगे, बायोलॉजी का जनक अरस्तु को माना जाता है। इसके अंतर्गत प्राणी का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। बॉटनी ने अंतर्गत वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी ने अंतर्गत वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, बॉटनी में किसका अध्ययन किया जाता है? वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी के अंतर्गत मानव के आचार, व्यवहार, नीति, विचार, मान्यताओं आदि का अध्ययन किया जाता है। तो आपको याद हो जाना चाहिए कि पृथ्वी के अध्ययन को भूगर्भ शास्त्र कहते हैं और इकोलॉजी में जैव और अजैव घटक का अध्ययन होता है। वहीं बायोलॉजी का जनक अरस्तु को माना जाता है। इसके अंतर्गत प्राणी का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। वहीं बॉटनी के अंतर्गत वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्नलिखित में किसके द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है? ए नंबर है कंडेंसर, बी नंबर है रेक्टिफायर, सी नंबर है एम्पलीफायर और डी नंबर है फिल्टर। तो आप याद रखेंगे, रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। एसी को किस में कन्वर्ट करता है? डीसी में कन्वर्ट करता है। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट बातों की चर्चा करते हैं। डायोड बल्ब को रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे, डायोड बल्ब को रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। वहीं डायोड बल्ब 1904 ईस्वी में फ्लेमिंग ने निर्माण किया था। डायोड बल्ब का आविष्कार 1904 ईस्वी में फ्लेमिंग ने निर्माण किया था। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, एक शाफ्ट की आवर्त गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? एक शाफ्ट की आवर्त गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, एनीमोमीटर, क्रोनोमीटर। तो क्या होगा इसका आंसर? टैकोमीटर होगा। क्या होगा आंसर? टैकोमीटर होगा। टैकोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंतर्गत एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं कुछ मुख्य बातों पर चर्चा करें तो एनीमोमीटर से हवा की शक्ति और गति को मापा जाता है। एनीमोमीटर से हवा की शक्ति और गति मापा जाता है। जबकि जब स्पीडोमीटर की बात करें तो इससे क्या होता है कि कार, बस, ट्रक
आदि का गति पता लगाया जाता है। तो स्पीडोमीटर से क्या होता है फ्रेंड्स, कार, बस, ट्रक आदि का गति पता लगाया जाता है, जबकि क्रोनोमीटर से जलयानों पर सही समय मापा जाता है। क्रोनोमीटर से जलयानों पर सही समय मापा जाता है। और जब टेकोमीटर की बात करें तो टेकोमीटर द्वारा वायुयानों एवं मोटर नाव की गति को मापने में भी काम किया जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल, बाल, पाल के रूप में जाने जाते थे। उनमें से अन्य 2 कौन थे? प्रश्न का आंसर है ए नंबर में सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक, बी नंबर है बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, सी नंबर है लाला लाजपत राय और भगत सिंह, जबकि डी नंबर ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मल और भीकाजी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। क्या हो जाएगा फ्रेंड? बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। कुछ इसमें इम्पोर्टेंट बात की चर्चा कर लें। बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे। वह लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे। उनमें से 2 अन्य बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय था। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं कि एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? बाह्य अंतरिक्ष में जीवन, पशुओं का जीवन, पौधों का जीवन, पृथ्वी पर मानव जीवन। तो आंसर क्या हो जाएगा? बाह्य अंतरिक्ष में जीवन। क्या हो जाएगा ऑप्शन? बाह्य अंतरिक्ष में जीवन। तो इससे संबंधित कुछ बातों की चर्चा करें। ये एक्सोबायोलॉजी जो है बाह्य अंतरिक्ष जीवन के लिए संरक्षण के लिए है और इसमें जो है अंतरिक्ष में विभिन्न प्राणियों का अध्ययन मानव का जिज्ञासा का विषय रहा है, जिसके तहत ISS द्वारा एक्सोबायोलॉजी संबंधित अध्ययन में मदद मिलता है। किसके द्वारा मिलता है? ISS द्वारा एक्सोबायोलॉजी संबंधित अध्ययन में मदद मिलता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गांधी शांति पुरस्कार यह वार्षिक पुरस्कार किसको दिया जाता है? ए नंबर है केवल व्यक्तियों को, बी नंबर है केवल संस्थाओं को, सी नंबर है व्यक्ति और संस्थाओं को, जबकि डी नंबर है संस्थाओं के समूह को। तो आंसर हो जाएगा व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है। आप याद रखेंगे। आइए इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट बातों की चर्चा करते हैं। गांधी शांति पुरस्कार व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार में 1 करोड़ रुपया दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार में कितना राशि दिए जाते हैं फ्रेंड? 1 करोड़। याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाला व्यक्ति या संस्थाओं को ये दिया जाता है गांधी शांति पुरस्कार। किसको दिया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाला व्यक्ति या संस्थाओं को दिया जाता है। क्या दिया जाता है? गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर है नेक्स्ट प्रश्न। देखिए क्या कहता है कि महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र के निकट कौन स्थित है? महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र के निकट कौन स्थित है? ए नंबर है रावलपिंडी, बी नंबर है मेरठ, सी नंबर है नई दिल्ली, डी नंबर है अम्बाला,
क्या होगा आंसर इसका? अम्बाला हो जाएगा। याद रखेंगे, क्या होगा आंसर इसका? अम्बाला होगा। चलिए इससे संबंधित कुछ मुख्य बातों की चर्चा करें। महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र अम्बाला शहर के निकट स्थित है। याद रखेंगे, कुरुक्षेत्र में युद्ध कौरव एवं पांडव के बीच 18 दिन तक चला था। ये भी प्रश्न पूछ जाता है कि कितने दिन तक महाभारत का युद्ध चला था, तो आप याद रखेंगे 18 दिन तक चला था। किनके बीच चला था? कौरव एवं पांडव के बीच। इस युद्ध को महाभारत कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस युद्ध को? महाभारत कहा जाता है। इस युद्ध का मूलभूत कारण भूमि संबंधित विवाद था, अर्थात जमीनी संबंधित विवाद था। इस युद्ध में असत्य पर सत्य की विजय को दर्शाता है। ये भी याद रखेंगे कि इस युद्ध में असत्य पर सत्य की विजय को दर्शाता है। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश क्या कहलाता है? गीता कहलाता है। ये भी याद रखेंगे कि कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश को क्या कहा जाता है? गीता कहलाता है। महाभारत युद्ध 950 BC के आसपास लड़ा गया लोहा से पहला बड़ा युद्ध माना जाता है। याद रखेंगे, ये कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश को क्या कहते हैं? गीता कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? ए नंबर है दिसंबर 1971, बी नंबर है जनवरी 1972 और सी नंबर है मार्च 1972 और यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है फ्रेंड, डी नंबर होगा, डी है फरवरी 1972। तो क्या होगा आंसर इसका? जनवरी 1972। कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र संसदीय लोकतंत्र बना? जनवरी 1972। आइए कुछ मुख्य बातों की चर्चा करते हैं। बांग्लादेश स्वतंत्रता के लिए युद्ध 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक पाकिस्तान से लड़ा। कब से कब लड़ा? 3 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक किससे लड़ा इसने युद्ध? पाकिस्तान के साथ लड़ा। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ। याद रखेंगे, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को। बांग्लादेश को आज़ाद करने में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और ये बांग्लादेश जो आज़ाद हुई तो इसके साथ भारत ने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? ए नंबर है ब्राज़ील, बी नंबर है भारत, सी नंबर है कनाडा, डी नंबर है रूस। क्या हो जाएगा आंसर इसका? भारत। भारत इससे ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन में भारत जो है विकल्प के अनुसार सबसे छोटा है। ये आप याद रखेंगे, भारत जो इस विकल्प में दिया गया प्रश्न है उसके अनुसार सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आइए कुछ मुख्य बातों की चर्चा करें कि विश्व का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश रूस होता है। रूस जो है दुनिया का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश है, आप याद रखेंगे। विश्व के क्षेत्रफल का, पूरे दुनिया का क्षेत्रफल का भारत देश जो है 2.42% है। पूरे दुनिया, पूरे वर्ल्ड के क्षेत्रफल में भारत का हिस्सेदारी 2.42% है। वहीं भारत का विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वां स्थान होता है। ये भी याद रखेंगे, भारत को क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान होता है? तो 7वां स्थान होता है। और क्षेत्रफल में भारत से बड़ा देश जो है वह है कनाडा है, रूस है, कनाडा है, चीन है, USA है, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया है। याद रखेंगे। क्षेत्रफल में
वहीं 8वां देश की पूछा जाए कि कौन है, तो आप कहेंगे अर्जेंटीना है। क्या कहेंगे? अर्जेंटीना कहेंगे। उस क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया? सबसे डीएनए को अलग किसने किया? ऑप्शन में है फ्रेडरिक मिसेसर, अल्बर्ट कोसेल, फोबस लेवेन, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर इसका? फ्रेडरिक मिसेसर याद रखेंगे आंसर। ये सबसे पहले डीएनए को अलग फ्रेडरिक मिसेसर ने ही किया था। अब इसमें कुछ मुख्य बातों की चर्चा करते हैं कि डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षार उपस्थित होते हैं। वह क्या होते हैं? एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, थायमिन होता है और साइटोसिन होता है। ये याद रखेंगे। डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षार उपस्थित होते हैं। एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन होते हैं। वहीं डीएनए आनुवांशिक क्रियाओं का आधार है। किसका आधार है? डीएनए आनुवांशिक क्रियाओं का आधार है। और डीएनए का इकाई क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, इस डीएनए का इकाई क्या होता है? जीन होता है। याद रखेंगे। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। आप इसको भी याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा स्टडी जीके मैथ्स यूट्यूब चैनल को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेके आता हूँ। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करिए, वहाँ पर आपको बहुत सारे प्रश्नों का संग्रह मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप बहुत सारे वीडियो टॉप प्रश्नों का संग्रह आप देख सकते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।